हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 9 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था लेवल 6 का, उसमें रीजनिंग में आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, सारे क्वेश्चन को खुद से ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले फेज़ में जो भी फेज़ सीबीटी 2 के हैं उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोडिंग डिकोडिंग का है। एक निश्चित कोड भाषा में रिलेशन को इस तरीके से लिखा गया, नंबर को इस तरीके से आपको बताना है इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया आपको इसमें सॉल्व कौन सा करना है जिसमें कम अल्फ़ाबेट हो, क्योंकि इसे डिकोड करना आपके लिए आसान है। अब दूसरी बात आप यहाँ पे ये ध्यान देंगे, जो भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे यूज हुए हैं वही अल्फ़ाबेट सेम अल्फ़ाबेट यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो यहाँ पे आपका क्रॉस पैटर्न हो सकता है, यानी कि क्रॉस में अल्फ़ाबेट को इधर उधर लिखा जा सकता है, या कौन सा पैटर्न हो सकता है, जो पैटर्न एसएससी में भी आजकल कई बार पूछा गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो दूसरा जो पैटर्न हो सकता है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है आपका या तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है या डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर को किस तरीके से लिखा गया है, NUMBER। यहाँ पे आप देखें, मैं इसे डिकोड कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कम अल्फ़ाबेट है, इसे डिकोड करना आसान होगा। तो आप देखें URNMEB, आप देखो जो अल्फ़ाबेट है वही सेम अल्फ़ाबेट है, आपको नज़र आ गए। अब देखो क्रॉस पैटर्न में तो हो नहीं सकता, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न में क्यों नहीं हो सकता, आप देखो यू जो है सेकेंड वाला फर्स्ट में आ रहा है, लेकिन रिलेशन में सेकेंड वाला फर्स्ट में नहीं आ रहा है, ई आपका ई से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या हो सकता है, इंक्रीज भी। कहने का मतलब यह है जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ABCDE, इसी तरीके से जो सबसे छोटा है वो पहले, फिर उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि जो सबसे बड़ा है उसे पहले लिखा गया। आप देखोगे नंबर में यू सबसे बड़ा है, यानी कि यू की पोजीशन बड़ी है तो यू पहले है, फिर उसके बाद आर लिखा हुआ है, फिर एन है, फिर एम है, फिर ई है, फिर बी है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। इसी तरीके से आप रिलेशन में देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा है, टी है, तो टी लिखा हुआ है, फिर एस है, फिर आर, फिर ONLIE है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या पैटर्न है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है और वो आपका कौन सा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, यानी कि ए से भी स्टार्ट हो सकता है बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में भी। यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप इसी तरह इसे भी आप कर लीजिए, SPECULATION। अब आप यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ा कौन सा है, आप देखोगे यहाँ पे टी, आपको यू नज़र आएगा, यू के बाद आपको टी, फिर आप देखें एस है, फिर पी है, फिर ओ, फिर एन, फिर एल, फिर आई, फिर ई, फिर सी, फिर ए। ठीक है, अब आप जैसे ही आपको ये पता चल गया था कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि आपको पता है सबसे लास्ट में सबसे छोटा आएगा, तो ये ऑप्शन तो आपको सीधे एलिमिनेट कर देना है। फिर आपको वही ऑप्शन देखने सीधे सीधे, जो आप देखो यहाँ पे ई पहले आ गया, जबकि ई तो यहाँ एस के बाद आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपको सीधे ये करना है, फिर आपको यहाँ पे छांटना नहीं है कौन बड़ा है। ठीक है, समझ रहे हो एग्जाम में किस तरीके से करना है, ये आपको यहाँ पे लिख के मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे बोला गया दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर चिन्ह के बाईं ओर मौजूद चारों संख्याओं पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तीनों संख्या समूह में समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने हैं कि आपको किस तरीके से इक्वल टू 43 आ जाए। अब आप जो आपके पास ये चार संख्याएं हैं, आप इनको प्लस करो माइनस करो, आप ये बोल सकते हो कि चारों को प्लस करके 43 आ सकता है। जो भी आप यहाँ पे करके देखोगे प्लस माइनस, ये आपको सोचना है। आप जो पैटर्न आपका यहाँ आएगा वो पैटर्न आपका यहाँ भी आना चाहिए, नीचे भी आना चाहिए। इसी तरीके के क्वेश्चन CBT 1 में भी पूछे गए थे, मैंने वहाँ भी आपको बताए थे। अब आप देखो यहाँ पे 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 43 कैसे आएगा। अब आप देखो इनको ऐड करके तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं 11 और 8 को आप मल्टीप्लाई करके देखें और 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें और बीच में माइनस कर दें, ठीक है, ये यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन आप लगाएंगे। आप देखो 11 अट्ठे 88 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 में से 5 3, 8 में से 4 4, 43 आ गया। अब यही पैटर्न जो है ना सारे आपके रो में फॉलो होना चाहिए। आप देखो बार नंबर 108 हो जाएगा, फिर सच्छक 42, तो आप देखो कितना आएगा, 8 में से 2 6 आ गया, और 10 में से 4 6, 66 आ गया। इसी तरीके से आपको ये भी सॉल्व करना है, 14 और 13 को आपको मल्टीप्लाई करना है, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 9 इंटू 10। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना माइनस करना है, 90 माइनस करना है, कितने में से, 4 42, 2 4, 14 एकम 14 और 4 18, तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया किस तरीके से आपको किया। अब आपको यही देखना है, जैसे अभी हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस किया, आगे ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है बीच में हम प्लस कर रहे हैं या एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक को डिवाइड करके भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन देखें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है और कई बार मैंने आपको बताया भी है इस तरीके के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप जल्दी कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, आपको बताया है कि यहाँ पे किसको आपको कोड करके बताना है, पार्टी ड्रेस का कोड क्या होगा ये बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप देखो पार्टी कौन से स्टेटमेंट में है, पार्टी आपका इस स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होगा। अब देखो एफ एस है तो इसका एफ एस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि और किसी स्टेटमेंट में नहीं है। वी ई वी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में, दो स्टेटमेंट में रिपीट है। अगर वी यहाँ है तो इसका कोड भी पार्टी भी इस स्टेटमेंट में होना चाहिए था, तो वी नहीं होगा। एन एक्स देखो, एन एक्स यहाँ रिपीट हो रहा है तो एन एक्स भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर इस पार्टी यहाँ है तो इसका कोड भी यही होना चाहिए। एस यू भी नहीं होगा, आप देख सकते हो एस यू यहाँ भी रिपीट है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो पार्टी का क्या है, पार्टी का क्या होना चाहिए, एफ एस होना चाहिए। तो पार्टी का एफ एस होना चाहिए, तो आप देखो इसमें एफ एस है, नहीं है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, सीधे आप थर्ड ऑप्शन को करोगे। अब आप इसी तरह ड्रेसेस को भी देख सकते हो। आप देखो ड्रेसेस कौन से स्टेटमेंट में, सेकेंड स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। आप देखो फर्स्ट और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों में एक कोड होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, आप देखो वी भी कॉमन है और टी आई भी कॉमन है, लेकिन वी जो है वो आपका थर्ड स्टेटमेंट में भी है, तो इन दोनों स्टेटमेंट में ही होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, टी आई हो जाएगा ड्रेसेस का। ठीक है, ये आपका कंपेरिजन कोडिंग होती है और आसान होती है, आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखें ये किस तरीके का क्वेश्चन है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आप देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया, सी के ओ एफ एन एल है। ठीक है, जो आपका संबंध इन दोनों में है वही संबंध आपको यहाँ बताने क्वेश्चन में बोला गया है। आप देखो सी से एफ गया तो +3 ऐड किया, ये आपका 3 होता है, ये 6 होता है, ये 11 होता है, ये 14 होता है, इनकी पोजीशन ये 15 होता है, ये 12 होता है। तो आप देखो यहाँ भी +3 है और यहाँ कितना है, -3 है। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हो, एफ से +3 गया आई है, एल से +3 गया ओ है, और पी से -3 गया एम है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान पैटर्न पूछा है। डी पी क्यू, अब आप देखो यहाँ +3 करोगे तो आपको जी मिल जाएगा, यहाँ +3 करोगे तो आपको एस मिलेगा, यहाँ -3 करोगे तो कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। 14 पोजीशन में एन होता है, तो जी एस एन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसको देखो, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से आप करोगे। आप देखो पहले अल्फ़ाबेट में गैप क्या है, 17 से एम गए, तो आप यहाँ पे बोलोगे कितने का गैप है, तो आप यहाँ आपको यहाँ पे दिखेगा 17 से एम गए, तो यहाँ पे -4 किया हुआ है। ठीक है, 13 होता है 17 और इसकी पोजीशन 13, तो -4। एम से आई गए तो फिर -4, आई से ई गए -4, ई से ए गए -4। अब ए से -4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वापस आप ए से -4 जाओगे 26 में जाओगे, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट होते तो आपको डब्लू मिल जाएगा, तो यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट डब्लू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके एलिमिनेट। सेकंड में देखो एच से एन गए, एच से एन गए तो कितना ऐड किया है, +6 ऐड किया है। ठीक है, 8 6 14। एन से टी गए फिर +6 ऐड किया है, फिर टी से जेड गए +6 है, और जेड से एफ गए +6 है, और एफ से आप +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। डब्लू के बाद एल आएगा, जो कि आपका कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, सीधे आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। आप उसके बाद डी से वी भी देख सकते हो। आप देखोगे डी से वी गए तो आपको यहाँ पे कितना माइनस करना है, यहाँ पे -8 है, तो आप देख सकते हो जो गैप है यहाँ पे -4 +6 और -8 का गैप है। इसी तरह x से -8 करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 आपका p होगा, WLP इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। उसी संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तीनों में तो एक आपको सेम पैटर्न दिखेगा और एक आपका डिफरेंट होगा। तो खुद से ज़रूर करें एक बार। आप देखें, अगर आप देखें 22 से 34 जाना है तो आप यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, 22 से 34 जाने में आप +12 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखो +1 ऐड कर रहे हैं, और 25 से 42 जाने में आप देखोगे 15 2 17 +17 ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट में आप देखोगे 17 से 24 तो यहाँ पे +7 ऐड कर रहे हैं। अब देखो क्या इसमें क्या समानता, आप देखो अगर 22 से आप 10 माइनस करते हो तो आपको 12 मिल जाता है। इसी तरह
11 से 10 माइनस करते हो तो आपको 1 मिलता है, और यहाँ पे आप देखोगे 17 में से 10 माइनस करते हो तो आपको 7 मिलता है। लेकिन 25 से आप यहाँ पे 10 माइनस करोगे तो आपको 17 नहीं मिलेगा, ठीक है, 15 मिलेगा। तो इसका मतलब ऑड क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बताना था। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 22 से 10 माइनस करके इसमें ऐड करें तो हमें सेकेंड नंबर मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 34 मिला। इसी तरह 11 से 10 माइनस करें तो हमें 12 मिल गया, नेक्स्ट नंबर मिला। और यही फोर्थ ऑप्शन में आप देखोगे 17 में ऐड करें, 17 से 10 माइनस 7 ऐड करें तो हमें 25 मिल जाता है। लेकिन ये आपका थर्ड ऑप्शन में इस तरीके से नहीं मिलता है, तो यही इसका आपका ऑड हो जाएगा। ये आपके सेम पैटर्न में ये आपका ऑड हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। ऑड वन आउट के क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से आपको देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, गिरधर एक मंदिर में था, उसका मुख जो है पश्चिम में है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो उसका जो मुख था वो पश्चिम की ओर था, तो आप कह सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे देख रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। 45 डिग्री टोकन लेने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो आप देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है घड़ी की दिशा में, तो 45 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है, 45 डिग्री। उसके बाद बोला है 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाने के बाद वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है। तो 180 डिग्री आपको पता है यहाँ पहुँच जाएगा, सीधी लाइन हो जाएगी ये 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद क्या बोला, ही देन टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो आपको पता है क्लॉकवाइज तो ये डायरेक्शन होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ चले जाएगा 45 डिग्री, तो ये इस दिशा में पहुँच जाएगा। तो आपसे यही पूछा है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 6 व्यक्ति जो हैं एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यही लिखा है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो आपके कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। इस तरीके से आपने बना लेना है। ये आपके 6 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए। अब यहाँ पे बोला है, ठीक है, बी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। जो बी है वो आपका सेकेंड राइट में बैठा है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का आपको अंदाजा होना चाहिए। लेफ्ट जो है आप देखो सेंटर की तरफ बैठा होगा, आप खुद को बैठ के देखिए, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है। राइट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। राइट मतलब दायां हो गया, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहली लाइन क्या है, बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। बी जो है सेकेंड राइट में है, तो अगर यहाँ पे ई है तो इसका सेकेंड राइट यहाँ हो जाएगा, 1 2, तो ये सेकेंड राइट में बैठा लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो स्टेटमेंट लेना है जिसमें बी और ई के बारे में बात की गई हो। इससे क्या होगा, आप आसानी से करेंगे। अगर आप ये लिखेंगे सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो यहाँ पे तो यही है, ई के बारे में बात की गई है, तो अभी आप ई को ही लेंगे। लेकिन आगे ऐसा होगा, वो स्टेटमेंट को आपको लेना है जिसमें बी और ई के बारे में बात की गई होगी। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देखो सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई है, तो इमीडिएट लेफ्ट में सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है एफ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। अब देखो इस स्टेटमेंट को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ जो है आपका सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, ठीक है, सेकेंड राइट में बैठा है, ठीक है। अब आप देखो अगर आपका डी यहाँ होता है तो तभी तो आपका सेकेंड राइट में एफ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर आप डी को यहाँ रखते हो, यहाँ पे एफ की जगह पे रखोगे तो सेकेंड राइट आपका यहाँ आ जाएगा ई, जबकि ई तो यहाँ बैठा हुआ है, तो इसका मतलब डी आपका यहाँ होगा, तभी इसका सेकेंड राइट एफ यहाँ पे आएगा। तो आप देखो सारे आपके सी आ गया, ई आ गया, डी आ गया, बी आ गया, एफ आ गया, बचा कौन सा, ए, तो ए यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे यही पूछा है हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। ए के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप बताओ इसके तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो आप देखोगे इसके दाईं और राइट में, तो इसका राइट कौन सा होगा, इसका राइट आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट, ठीक है। तो आपको पता है राइट आपका ये है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ अभी, तो 1 2 3 डी बैठा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। आसान क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, इसी तरीके से आपको करने हैं। आगे अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से साइन को हम इंटरचेंज करें ये इक्वेशन सही हो जाए। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप देखो यहाँ पे 4 और 8 है, तो अगर आपको सबसे पहले डिवाइड पे ध्यान देना है। डिवाइड है 8 है +5 -6 × 2 है, तो डिवाइड में आपको ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे बताओ, डिवाइड तो चेंज होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4/8 करेंगे तो ये इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें 34 पॉइंट में नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपको ऑप्शन वही चेक करना है जिसमें आपको डिवाइड एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप सीधे सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, तो आप देखेंगे भागा और गुणा है, तो आप देखो 4 यहाँ पे गुणा हो जाएगा 8 +5 -6 भागा 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखो 8 यहाँ पे 3 हो जाएगा -3, यह आपका 5, यह आपका 32। तो यहाँ से आप देखोगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मतलब कह नहीं सकते कि इसमें इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसे भी आप करें, ठीक है। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला है एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। जेड भी का पुत्र है, ठीक है। जेड इज द सन ऑफ बी, आप बना लीजिए, जेड जो है वी का सन है। तो ये आपका आ जाएगा, ये जेड सन है वी का, तो प्लस हो गया, प्लस का मतलब मेल है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एम इज़ द ब्रदर ऑफ बी वी, तो एम जो है ब्रदर है वी का, तो एम ब्रदर है, तो इस तरीके से बना लीजिए, ब्रदर हो गया, और ब्रदर है तो प्लस का मतलब मेल है, ठीक है। अभी हमें वी का जेंडर पता नहीं है। उसके बाद बोला है डी एंड वी आर मैरिड कपल, डी और वी मैरिड कपल हैं, तो डी और वी मैरिड कपल का साइन ये हो गया डबल। अब मैरिड कपल है, अभी भी हमें नहीं पता कि कौन इसमें से मेल है फीमेल है, आगे हम पढ़ेंगे। आगे बोला है पी इज़ द डॉटर ऑफ डी, पी जो है डॉटर है डी की, तो पी डॉटर आ गई, तो डॉटर का मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक है, डॉटर होगी, और ये भाई बहन हो जाएंगे, जेड और पी, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इनके माता पिता हो सकते कौन है। आगे लिखा हुआ है डी इज़ द सिस्टर ऑफ जी, डी जो है सिस्टर है जी की, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका प्लस। अब आपसे क्या पूछा गया, जेड, हाउ इज जेड रिलेटेड टू पी, तो जेड कैसे रिलेटेड है पी से, तो आपको साफ साफ दिख रहा है जेड जो है मेल है, यानी कि भाई है, तो आप यहाँ पे सीधे कर देंगे, थर्ड ऑप्शन ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिंपल, आपको इसे जैसा बोला है वैसा ही करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। आसानी से करना है, कैसे करना है, आपको वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए, और आप कैसे बनाएंगे पहले ही मैंने बताया, मिनिमम ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला क्या है, सम एथलीट्स आर बिजनेसमैन, ठीक है, कुछ एथलीट जो हैं वो आपके क्या हैं, बिजनेसमैन हैं, इस तरीके से बन जाएगा इसका फिगर। नेक्स्ट है ऑल बिजनेसमैन आर रिच, ऑल जो बिजनेसमैन है वो सारे क्या हैं, वो रिच है। अब आप देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, सम एथलीट्स आर रिच, तो आपको दिख रहा होगा ये एथलीट्स सम रिच हैं, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नो एथलीट इज रिच, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये है भी नहीं। अगर ये आपका सही तब होता जब एथलीट और रिच के बीच में इस तरीके से साइन होता क्रॉस का, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ सिलोजिज्म की, जब मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको। तो आप देख सकते हो इस तरीके का साइन नहीं है, तो ये आपका सेकंड गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपके स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव हों, सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव हों, तो आपका कंक्लूजन निगेटिव नहीं हो सकता। आप देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, तो कंक्लूजन आपका सेकंड कंक्लूजन निगेटिव हो गया, तो ये आपका अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, आप सीधे इसमें फर्स्ट सही कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे बोला गया है देयर आर 5 बॉक्सेस KLMNO अरेंज्ड वन अबव द अदर, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ठीक है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखकर व्यवस्थित किया गया। बॉक्स एम को बॉक्स एन के ऊपर रखा गया है, ठीक है। एम को क्या बोला है, एन के ऊपर रखा गया है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं एम एन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बोला है बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है। अब देखें आगे क्या बोला गया है, आगे स्टेटमेंट क्या है, बॉक्स एम इज प्लेस्ड अब बॉक्स एन, ये लिखा गया है। फिर नेक्स्ट में है बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया। अब मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, आपने जैसे ही ये स्टेटमेंट पढ़ा ना, इसके बाद आपको वो स्टेटमेंट पढ़ना है जिसमें एम और एन के बारे में बात की हुई होगी, उस स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करना है। अगर आप उसे करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब आप देखो इसमें एम और एन के बारे में, एम या एन के बारे में, एक के बारे में बात की होनी चाहिए। अब आप इसे पहले सॉल्व कर ले। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉक्स एन को बॉक्स के ऊपर रखा गया है, तो एन को के ऊपर रखा गया है, ठीक है। बॉक्स एन को
बॉक्स के ऊपर रखा गया तो के आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आप सीधे सीधे देख सकते हैं। उसके बाद देखो जैसे ही के का ये स्टेटमेंट खत्म हो गया तो अब आप उस पहले वाले इससे पहले वाले स्टेटमेंट को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बोला गया है बॉक्स ओ को बॉक्स के नीचे रखा गया है तो के नीचे आ जाएगा वो। फिर आप देखो नेक्स्ट में क्या है, बॉक्स एल को बॉक्स ओ के नीचे रखा गया है, ठीक है, बॉक्स एल को ओ के नीचे तो एल आपका नीचे आ जाएगा, सिंपल सा ये आपको बन जाएगा। इस तरीके से आपका बन जाएगा MNKOL, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बॉटम मोस्ट बॉक्स, बॉटम में कौन है, एल है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहली बात क्या ध्यान में रखनी है, जैसे ही आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा उसके बाद अगर आप दूसरा स्टेटमेंट लेंगे तो दूसरे स्टेटमेंट से भी आप कर सकते हैं। अभी तो क्वेश्चन आसान है, लेकिन हो सकता है आगे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा और टफ मिल जाए, तो वहाँ पे आपको वही करना है। जैसे ही आपने पहला स्टेटमेंट सॉल्व किया उसके बाद उस स्टेटमेंट को पहले कर ले जिसमें एम और एन के बारे में बात की गई होगी, ठीक है। ये बात अभी आपको आगे भी समझ में आएगी, आगे हम ये पॉइंट को जरूर आप देखेंगे, ठीक है, आगे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे यही बोला गया, यदि श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 8वें स्थान पर होगा, ठीक है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 8th फ्रॉम द राइट। तो राइट से आपको गिनना है, तो आप देखो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 3 संख्याओं को हटाना है, ठीक है, संख्या नहीं लेनी है। तो 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पे कौन है, एम है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, कोड इसे डिकोड करें, किस तरीके से करेंगे। MUSIC इसे लिखा गया है LTTJD। आप देखें M से L गया तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है -1 का गैप है। U से T गया तो आप देखोगे यहाँ भी आपका क्या है, -1 है। S से T गया तो आप देखोगे +1 है, यहाँ +1 है। I से J यहाँ +1 है। इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को भी करके देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को करके देखेंगे, यहाँ पे लिखा है BNMDFQU। अब एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे लिखना नहीं है। जैसे ही आपने इसे डिकोड कर लिया तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो C से B गया कितना है, -1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ -1 है, N से M -1, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ भी +1 है। इसी तरीके से आप सिंगिंग को कर लेंगे SINGING। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन हमेशा ध्यान में रखने हैं। अब आपको पता है, ठीक है, ये भी 7 है, यानी कि शुरू के 3 में माइनस होगा, बाकी के 4 में प्लस होगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ माइनस होगा तो S से माइनस होगा तो R आएगा, ठीक है, आप ये कह सकते हो। लास्ट में आप देखेंगे G में प्लस होगा, 1 होगा तो H आएगा। आप देखो एक ही ऑप्शन में H है तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। I से H होगा, यहाँ पे माइनस होगा, M होगा, यहाँ प्लस होगा, 1 होगा, H, यहाँ पे +1 J, यहाँ +1 O हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पैटर्न आप देख सकते हैं, आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 6 व्यक्ति हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं, केवल एक व्यक्ति y से छोटा है। तो यहाँ पे ये बोल दिया है केवल एक व्यक्ति y से छोटा है, तो इसका मतलब y के नीचे एक ही व्यक्ति आएगा। अब इसके बाद देखो आपको कौन सा स्टेटमेंट लेना है। इसके बाद x e से बड़ा है बोला है, लेकिन आप x e से इस तरीके से आप अलग से बना के देख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट सॉल्व किया ना, इसके बाद आप वो स्टेटमेंट लो जिसमें y के बारे में बात की गई हो, इससे आपका आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखो केवल एक व्यक्ति y से छोटा है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई y से बड़ा है, तो आपको पता है ई जो है y के ऊपर ही आना चाहिए कहीं, ठीक है, आ गया। फिर क्या लिखा है, आप देखो फिर इस स्टेटमेंट को देख लो, x ई से बड़ा है तो x जो है ई के भी ऊपर आएगा, इस तरीके से लिख लोगे। फिर आपका क्या है, किंतु d से छोटा है, तो d से छोटा है तो d x के ऊपर आना चाहिए, तो इस तरीके से d यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा है, ना तो d और ना ही c सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब c तो सबसे यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है, C नीचे आ जाएगा, और सबसे टॉप पे कौन आएगा, D सबसे बड़ा नहीं है, तो टॉप पे कौन बचा, Z बचा है, तो Z आपका टॉप पे आ जाएगा। आपसे ये बोला है फिर कितने व्यक्ति Z से बड़े हैं, Z से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, Z सबसे बड़ा है, तो 0 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब इसे देखें, यहाँ पे क्या है, सिंपल सा दिख रहा है, ठीक है, लेटर सीरीज का है, A से B गया, B से C, तो C के बाद आपका D आ जाएगा, +1 है। फिर आप देखो आगे क्या गया है, U से W +2 है, W से Y +2 है, तो Y से +2 क्या हो जाएगा, Y से 25 + 2 27 होता है, लेकिन 26 तक अल्फ़ाबेट होता है, तो 26 में जाएंगे, फिर A आ जाएगा,
तो डी के बाद ए आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है डी के बाद ए, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं आर के बाद एस, +1 टी, फिर यू आ जाएगा, फिर +2 है तो +2 में जेड आ जाएगा। तो पैटर्न क्या है, +1 +2 का इसमें गैप चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन है, डी ए यू जेड इसका आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे देखें किस तरीके से एम डी टी है, पी ए डब्ल्यू। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखें क्या गैप है, एम से पी गया तो आपका हो गया +3, डी से ए गया -3, टी से डब्ल्यू +3। ठीक है, सिंपल है। तो यही पैटर्न आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है, +3 -3 +3। तो एल एस के को आप सॉल्व कर लीजिए, +3 करेंगे तो 12 3 15 ओ आ जाएगा, -3 करेंगे तो आपको पी मिल जाएगा, +3 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, एन मिल जाएगा। तो ओ पी एन इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। सिंपल पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल कैमल्स आर डोंकी। ठीक है, जो भी आपके कैमल हैं, CAM, कैमल जो हैं वो आपके क्या हैं, डोंकी हैं। इस तरीके से आप बना लीजिए, डोंकी है। उसके बाद बोला है सम कैट्स आर कैमल, सम कैट्स आर कैमल बोला है। ठीक है, तो आप देखो सम कैट्स आर कैमल का ये बन जाएगा मिनिमम ओवरलैपिंग, ये आपका कैट्स हो गए। फिर क्या लिखा है, ऑल डॉल्फिन्स आर कैट। तो ऑल डॉल्फिन्स आर कैट आपको इस तरीके से बनाना है, जो सारे डॉल्फिन है वो आपके कैट के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, अब आपको इसको यहाँ मिलाते हुए नहीं बनाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, मिनिमम ओवरलैपिंग मैंने आपको पहले ही बताया है। नहीं, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे, आपने फिगर इस तरीके से बना दिया, ये आपका कैमल हो गया, ये डोंकी हो गया, और उसके बाद आपने कहा ये आपका कैट है, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। तो आप देखोगे होने को तो यहाँ पे सही है, ऑल डॉल्फिन्स आर कैट है, लेकिन आपको ऐसे बनाना नहीं है, ओवरलैपिंग सबसे कम करनी है। जबकि ये भी आपका साफ इंडिकेट कर रहा है कि सारे डॉल्फिन जो हैं वो कैट हैं। तो इस तरीके से आपको ये फिगर बनाना है। तो अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या पूछा गया है। अब कंक्लूजन में आते, कंक्लूजन में ऑल डॉल्फिन आर डोंकी। ठीक है, डॉल्फिन है, तो आप देखोगे ऑल डॉल्फिन डोंकी है, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर देखो सम डॉल्फिन आर डोंकी, सम डॉल्फिन आर डोंकीज, देखो नहीं है ना, तो ये आपके दोनों अलग अलग है, नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका है सम डोंकीज आर कैट, सम डोंकीज आर कैट, तो आप देख सकते हो सम डोंकी कैट हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है ऑल कैट्स आर डोंकीज, ऑल कैट्स, कैट यहाँ हैं, डोंकी हैं, ऑल कैट्स नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलोज, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला है 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था, तो उसी वर्ष 31 मार्च का सप्ताह, 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो आपको पता है ये आपका लीप ईयर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें जो फरवरी जाएगी वो 28 की जाएगी। तो आप देखो 1 जनवरी को तो आपको पता है क्या है, आपका थर्सडे है। ठीक है, थर्सडे है, तो आपको पता है जनवरी में कितने दिन बचे, हमें 31 मार्च तक जाना है, तो कितने दिन हो जाएंगे। 1 जनवरी को आपका थर्सडे है, तो 30 दिन तो जनवरी के बचे, और फरवरी में कितने हैं, 28 दिन बचे। उसके बाद आप देखो मार्च में जाना है, तो मार्च में 31 है। अब आप इसको टोटल को ऐड कर लोगे, 8 1 9, 3 3 6 2 8, टोटल 89 आ जाएगा। अब आपको पता है 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो इसे आपको 7 से डिवाइड कर लेना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 1 19, 7 दूनी 14, तो आपको कितना 5। तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो थर्सडे में आप 5 ऐड कर लेंगे। तो थर्सडे में 5 ऐड करेंगे तो थर्सडे के बाद आपका क्या आएगा, थर्सडे में आपका, थर्सडे के बाद आपका फ्राइडे आएगा, फिर सैटरडे, फिर संडे। ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, 5 ऐड करना है, फिर संडे, फिर मंडे, और फिर ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5वां दिन ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतने दिन बचे हैं, आप चाहे तो 7 से इसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, 7 को 28, यहाँ पे ऑड डेज 2 आ जाते हैं, यहाँ पे आपका ऑड डेज आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से भी आप देखोगे 3 2 5 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या इनको जोड़ के भी कर सकते हैं। आपको ये पता है कि हर 7 दिन बाद आपका वही डे रिपीट होता है, तो हमने टोटल डे जितने बचे हुए हैं उनको ऐड कर लिया, फिर उसे 7 से डिवाइड कर लिया, जो भी आपके रिमाइंडर बचा है फिर उसे ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे देखें 12 7 84, 84 दिन भी आपका क्या होगा, 84 दिन तक तो आपका थर्सडे ही होगा, क्योंकि 7 दिन बाद रिपीट हो रहा है, तो 84 दिन भी आपका थर्सडे ही होगा। इसके बाद +5 करना है, क्योंकि 89 में जाना है, तो +5 यहाँ से थर्सडे
के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा, CBT 2 के क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे आपसे बोला गया कि एक समूह में 5 लड़कियाँ हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। ठीक है, ये आप देखो, ये आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एच केवल ई से छोटी है, तो यहाँ पे ये बोल दिया है जो एच है वो केवल ई से छोटी है, यानी कि एच के ऊपर सिर्फ ई आना चाहिए, तो ये आपका टॉप में होगा, इसके ऊपर कोई नहीं आएगा, क्योंकि बोल दिया गया है यहाँ पे एच जो है वो केवल ई से छोटी है। अब आप देखो इसके बाद क्या लिखा गया है, इसके बाद लिखा गया है एफ पी के जितनी लंबी नहीं है। ठीक है, एफ इज़ नॉट एज टॉल एच पी, यानी कि आप यही बोल सकते हैं कि एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, तो एफ जो होगी वो पी के नीचे आएगी, इस तरीके से आप बोल देंगे। फिर बोला है पी इज़ शॉर्टर देन जी, पी जो है शॉर्टर है जी से, तो जी यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। आप बोल देंगे कि पी जो है शॉर्टर देन जी। ठीक है, तो जी के ऊपर ही आना है, आपको ये पता है। आगे आपको क्या लिखा है, ठीक है, एच इज़ शॉर्टर देन ई, ओनली एफ इज़ नॉट एज टॉल, तो आप देखो ये आपका जी आ जाएगा, ये आपका पी, ये एफ हो गया। तो आपसे क्या बोला है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग देम, एफ आपको साफ नज़र आ रहा है, ये आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ ऐसा है नहीं इसमें बताने वाला, बस एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, एच जो है आपका शॉर्टर देन ई ओनली, यानी कि केवल जो है एच जो है ई से छोटी है, तो यानी कि जो भी आपका आएंगे आगे वो इसके नीचे ही आने वाले हैं। ठीक है, केवल एच जो है इससे ऊपर आ नहीं सकते, केवल यहाँ पे बोल दिया गया। बाकी आप नीचे जो जो बोला है वो इसे करते जाइए। आगे बोला है कि एफ इज़ नॉट एज टॉल एच पी, एफ जो है पी के बराबर नहीं है, पी की जितनी लंबी नहीं है, तो इसका मतलब पी से छोटी होगी। फिर उसके बाद लिखा है कि पी इज़ शॉर्टर देन जी, पी जो है जी से भी छोटी है, तो यहाँ जी ऊपर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस तरीके से आप इसे करेंगे। यहाँ पे बोला गया देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, 6 पीपल हैं, ए बी सी डी ई एफ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, एक इसी ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे बोला डी इज़ टॉलर देन ए एंड ई, डी जो है ए और ई से बड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं डी जो है ए और ई से बड़ा है, तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है पहले। ठीक है, इस तरीके से बताना है। फिर उसके बाद लिखा है एफ इज़ टॉलर देन बी एंड सी, आप इस स्टेटमेंट को अभी सॉल्व मत करें, मैंने आपको बताया उसे पहले करें जिसमें डी और ई के बारे में बात की गई हो, इससे आपको क्या होगा, एक ही फिगर में आप सॉल्व कर लेंगे। आप देखो ई के बारे में यहाँ बात की गई है, यहाँ पे बोला गया ई इज़ टॉलर देन एफ, तो एफ आपका इसके नीचे आ जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पे इसके बाद इस स्टेटमेंट को कर सकते हैं क्योंकि एफ के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बोला है एफ इज़ टॉलर देन बी एंड सी, बी और सी से बड़ा है, तो आप इस तरीके से बना लीजिए। बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है पहले, तो हमें पता नहीं तो इसलिए मैंने और लिखा है। अब आपसे क्या पूछा है, ए इज टॉलर देन एफ है, तो ए तो आपको एफ से बड़ा दिख ही रहा है। फिर यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द शॉर्टेस्ट पर्सन, तो शॉर्टेस्ट पर्सन कौन हो सकते हैं, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, हमें नहीं पता अभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी में से कोई भी हो सकता है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप केस बना के कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला डी जो है ए और ई से बड़ा है, तो आप ये कह सकते हैं डी ए से बड़ा है, तो इस तरीके से ए और ई हो सकता है, या इस तरीके से भी ए और ई हो सकता है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि ए पहले है ई बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है ये नहीं पता, तो ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। ठीक है, हमने केस बना दिए। उसके बाद लिखा है कि आपका ई इज़ टॉलर देन एफ, ई जो है एफ से बड़ा है, तो यहाँ पे आपका एफ यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से दोनों केस में बड़ा है। फिर आप देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एफ इज़ टॉलर देन बी और सी, तो एफ जो है बी और सी से बड़ा है, तो इस तरीके से बी सी भी हो सकता है, सी बी भी हो सकता है, तो दोनों केस आपके सही हो रहे हैं, ए इज़ टॉलर देन एफ, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप यहाँ पे कह नहीं सकते कि दोनों केस यहाँ पे सही हैं जिस तरीके से बोला है। तो आपसे बोला कौन शॉर्टेस्ट है, तो आप कहोगे सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे आप कई क्वेश्चनों में केस भी बनाओगे, वहाँ पे भी हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया इन अ क्लास ईच स्टूडेंट स्कोर्ड अ डिफरेंट रैंक। ठीक है, हर स्टूडेंट ने डिफरेंट रैंक आपकी ली गई है। अमन इज रैंक इज 11th फ्रॉम द टॉप, अमन जो है 11th है टॉप से। ठीक है, अमन ये आपका 11th नंबर पे, इस तरीके से आप लिख लोगे, ये आपका अमन है 11th नंबर से। और नेक्स्ट है निखिल जो है 13th फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 13th में है, तो इस तरीके से आप देखोगे जो आपका निखिल है वो बॉटम में है, बॉटम से 13 में। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपसे बोला गया है कि ओनली 3 स्टूडेंट रैंक्ड बिटवीन अमन एंड निखिल, अमन और निखिल के बीच में 3 स्टूडेंट है, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 स्टूडेंट है। अब आपसे बोला गया है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एन ऑड,
अब आपसे बोला गया इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाई 3 हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन टोटल इन द क्लास। आपको टोटल स्टूडेंट बताने हैं। आप देखो ये 11th है, यहाँ से 13th है और बीच में 3 है, तो कितने हो गए 11th, 3 ये हो गए और 13th यहाँ से नीचे से हो गए। 13 लोग नीचे से हैं, 11 लोग ऊपर से हैं, बीच में 3 है, तो 3 3 6 1 7 और 2 27 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। रैंकिंग का क्वेश्चन आप कह सकते हो। रैंकिंग में अभी आपका इस तरीके से रैंकिंग होती है, ये आपका टॉप बॉटम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखें, कक्षा में आयोजित एक परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष से 16वां और नीचे से 21वां है। यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। आप देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो रमेश का स्थान है वो टॉप से कितना है 16 है, तो टॉप से आपका 16 है रमेश, ठीक है। ये आपका रमेश हो गया, टॉप से 16 है। और जो बॉटम से है, बॉटम से जो है ये आपका क्या है 21वां है, ठीक है। बॉटम से अगर आप बॉटम की बात करें तो ये इसका स्थान 21वां है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि 21 स्टूडेंट तो पास हो गए और आपको ये बताना है कितने फेल हुए, तो आपको यहाँ पे टोटल स्टूडेंट बताना है। तो टोटल का क्या होता है आपको पता है, अगर टोटल आपको बताने तो आपको क्या करना है, ठीक है, टॉप, ठीक है, ये टोटल हो गया, टॉप प्लस बॉटम -1 कर दो। टॉप से 16 स्थान है और बॉटम से 21 है और -1 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 37 हो जाएगा। 37 में से 1 36, तो टोटल आपके कितने स्टूडेंट हैं 36। 36 में से आपके 21 पास हुए हैं, तो बचे हुए फेल होंगे। तो आप देखोगे 6 में से 1 5, 3 में से 2 1, ठीक है। ये आपको सभी को पता होगा, इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर आपसे टोटल स्टूडेंट पूछा जाए रैंकिंग में, तो रैंकिंग में आपको पता है कि आपके अगर एक पर्सन की आपकी पोजीशन दे दी जाए लेफ़्ट और राइट से, तो आपको इस तरीके से निकालते हैं। कैसे, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हैं रैंकिंग में। अगर मैं आपसे कहूँ ABCDEF, ये 6 लोग हैं, तो आप कहोगे कि लेफ़्ट से सी की पोजीशन 3 है और राइट से सी की पोजीशन 4 है। तो आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने, तो आप देखोगे 4 और 3 आपको जोड़ देना है। 4 और 3 यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल लेफ़्ट प्लस राइट -1। आप देखो 4 और 3 7 आ गया, और इसमें से लेकिन एक माइनस करना पड़ेगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सी जो है 2 बार काउंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से फॉर्मूला बनता है, ये सभी को पता ही होगा, ठीक है। तभी आप CBT 2 का पेपर दे रहे होंगे, रैंकिंग के क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। यहाँ पे बोला गया 8 व्यक्ति हैं, जो 8 पीपल जो हैं आपके EHM सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्ट्रेट लाइन में आपके बैठे हुए हैं। उसके बाद ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 8 पीपल बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, और ये 7 ये 8 बन गए, ठीक है। यहाँ पे 2 केस भी बन सकते हैं, हम देखेंगे किस तरीके से 2 केस बनेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, ऐसा स्टेटमेंट यहाँ से ऐसी लाइन आपको देखनी है जिसके बारे में आप पता हो आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कौन से स्टेटमेंट लेने हैं, जिस स्टेटमेंट में जो व्यक्ति उसमें यूज हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों की बात की गई हो, उनकी बात दूसरे स्टेटमेंट में की गई हो, वो स्टेटमेंट पहले सॉल्व करना है, ठीक है। ये बात आप समझ जाएं। अब आप देखो यहाँ पे सारे आपके नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं, तो आपको पता है लेफ़्ट इनका इस साइड होगा, राइट आपका ये होगा, ठीक है। लेफ़्ट राइट का आपको मालूम होना चाहिए। अब आप देखो आगे क्या बोला है, ई सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो आपसे बोला गया है ई जो है एक एंड से 4th नंबर पे है, तो आपने कहा कि अगर वो लेफ़्ट से 4th नंबर में होगा तो ई आपका यहाँ हो जाएगा। अब वो राइट से भी तो हो सकता है, तो आपके 2 केस बन जाएंगे, एक केस आपका ये हो गया, एक केस आपका ये हो जाएगा। दोनों केस आपको बनाने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक केस क्या होगा आपका आगे जाके निरस्त हो जाएगा। तो एक पहले केस में हमने कहा कि वो लेफ्ट हैंड से 4th पोजीशन में, दूसरे केस में हमने कहा कि वो राइट हैंड से 4th पोजीशन में, यानी कि आपका यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है, एच सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई। एच जो है थर्ड राइट में बैठा हुआ है, किसके, ई के। तो यहाँ से राइट आपका ये हो जाएगा, पहले केस में एच यहाँ बैठ जाएगा, दूसरे केस में राइट में आपको देखोगे ई यहाँ है तो एच आपका यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, एज मैनी पीपुल सिट टू द राइट ऑफ एच एज टू द लेफ्ट ऑफ एम, यानी कि एच के दाईं ओर
जितने व्यक्ति बैठे हैं एम के बाईं ओर भी उतने ही व्यक्ति बैठे हैं। अगर आपका एच ये होगा तो आप देखो एच के राइट कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है, और उतने ही व्यक्ति एम के लेफ्ट में होने चाहिए। तो यहाँ एक है तो एम का लेफ्ट यहाँ होगा, तभी तो दोनों में एक एक व्यक्ति बैठा होगा। तो आप देख सकते हो एच के राइट में एक है, एम के राइट में भी एक है, ठीक है। अब यहाँ इस केस में आप देखो एच यहाँ है तो एम को यहाँ होना चाहिए, क्योंकि एच के राइट में 0 व्यक्ति हैं तो एम के राइट में भी 0 होना चाहिए। तो आपका इस तरीके से बनेगा। फिर आपको क्या बोला गया है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में एक पर्सन है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे आप एम और पी में अगर आप पी को यहाँ रखते हो ई की जगह पे तो रख नहीं सकते हो, तो यहाँ रखोगे तो पी को, तो इसके बीच में एक भी व्यक्ति नहीं होगा। तो इसका मतलब ये केस आपका कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया आपका, ये आप केस बचा सेकेंड। अब यहाँ पे बोला है एम और पी के बीच में एक व्यक्ति है तो आपको पी यहाँ पे आएगा। फिर आप देखो आगे क्या बोला गया, एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड, ठीक है। एस जो है इमीडिएट राइट में। अब एस को आप कहीं यहाँ बैठा सकते हो, नहीं बैठा सकते, क्योंकि एस जो होना है जेड के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो इमीडिएट राइट में यही जगह बची है तो जेड यहाँ होगा, इमीडिएट राइट एस यहाँ आ जाएगा, तो एस यहाँ आ गया। उसके बाद बोला है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन जेड एंड टी, जेड और टी के बीच में एक पर्सन है तो टी आपका यहाँ आएगा, तभी एक ही पर्सन बैठा होगा। तो टी यहाँ पे आ गया, बचा कौन सा वाई, तो वाई यहाँ आ जाएगा। अब आपसे क्या बोला गया है, हाउ मैनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आप देखो वाई का लेफ्ट ये हो जाएगा, एक व्यक्ति बैठा है एम, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसे करें। यहाँ पे क्या बोला है, 8 व्यक्ति जो हैं वो रात्रि भोज के लिए एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 व्यक्ति एक एक कोने पर बैठे हैं और 4 व्यक्ति 4 भुजाओं के मध्य स्थानों पर बैठे हैं। तो इस तरीके से आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 व्यक्ति जो हैं वो आपके कोनों में हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं, और सारे अंदर की फेस अंदर की तरफ करके बैठे हैं, और 4 व्यक्ति आपका बीच में बैठे हुए हैं, ये बोला गया, ठीक है। आप देख सकते हैं उन सभी का मुख्य वर्ग के केंद्र की ओर है। अब आपको लेफ्ट राइट का पता है, लेफ्ट आपका इस तरह हो जाएगा और राइट आपका ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। अब क्या बोला गया है, अब आप देखो उन सभी का मुख्य वर्ग केंद्र की ओर है। अब आपको कौन सा स्टेटमेंट लेना है जिस स्टेटमेंट को आप आसानी से इसमें फिट कर सको। अब आपको पता है एस यू के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो आप एस और यू को ऐसे ही कहीं बैठा नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है एस कॉर्नर में हो या बीच में हो, ये आपको नहीं पता। अब आप ऐसा स्टेटमेंट ढूंढें जिसके बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया हो। ये देखो, आप देखो ये वाला स्टेटमेंट, टी किसी एक भुजा के मध्य स्थान पर बैठा है, टी सिट्स एट वन ऑफ द मिड पोजिशन ऑफ द साइड। अब टी को बीच में बैठा लो, जैसे ही आपने टी यहाँ पे बैठा दिया, अब आपको समझ में आ गया टी आपका बीच में है, ठीक है। टी की पोजीशन आपके लिए फिक्स है, तो आपको फिक्स स्टेटमेंट लेना है। अब आप देखो कौन सा स्टेटमेंट लोगे इसके बाद, मैंने आपको पहले बताया था ना, वहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको वो स्टेटमेंट पहले लेना है जिसमें टी के बारे में बात की गई हो। आप देखो टी के बारे में बात किस में की गई है, इस स्टेटमेंट में की गई है, तो इस स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करें। आप यहाँ पे क्या बोला है, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, तो इमीडिएट लेफ्ट, टी का लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, टी का लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, तो यू यहाँ पे बैठा हुआ है। उसके बाद आप देखो अब यू के बारे में बात किस में की गई है, इसमें की गई है, इस स्टेटमेंट में, इसको लेते चलो, ठीक है। जिस भी पर्सन के बारे में बात की गई हो उस स्टेटमेंट को पहले आप सॉल्व करो, उससे कनेक्ट करो, इससे आपका आसान होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, तो एस जो है इमीडिएट लेफ्ट में, तो एस आपका यहाँ आ जाएगा। फिर बोला गया है, अब देखो एस के बारे में बात कहाँ की गई है, ठीक है, एस के बारे में या यू के बारे में बात की गई है, इसमें बात की गई है, यहाँ देखो इस स्टेटमेंट में। यहाँ पे बोला गया है आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, आर जो है थर्ड राइट में, तो राइट आपका ये है, ये यहाँ को दिखा रहा है, तो एस के थर्ड राइट में, तो आर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एस के नहीं, सॉरी, यू के राइट में, ठीक है। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के थर्ड राइट में, तो यहाँ आ जाएगा, थर्ड राइट आपका यहाँ होगा, तो आर यहाँ आ गया। फिर देखो क्या लिखा गया है, पी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड आर, वी और आर का जो है पी इमीडिएट नेबर है, तो यानी कि पी आपका यहाँ आएगा, तभी तो आपका वी यहाँ आएगा, ठीक है। वी और आर का इमीडिएट नेबर हो गया, साफ दिख रहा है। फिर आपको बताना है, ठीक है। अब आपके कौन कौन से पोजीशन बचे हैं, कोई स्टेटमेंट बचा है, ये बचा है, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ वी एंड आर, डब्ल्यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, डब्ल्यू जो है इमीडिएट नेबर नहीं है टी का, तो इसका मतलब डब्ल्यू आपका यहाँ आ जाएगा, और बचा हुआ आपका क्यू जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन किसी एक कोने पर बैठा है? कॉर्नर में कौन बैठा है? वी बैठा है? नहीं बैठा है, तो ये होगा नहीं। आर दिख रहा है, आर नहीं बैठा है कॉर्नर में। क्यू बैठा है कॉर्नर में, तो क्यू इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। एस भी आपका कॉर्नर में नहीं बैठा है, तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन को करें। यहाँ पे किस तरीके से करेंगे? 8 व्यक्ति हैं जो स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, सारे नॉर्थ की तरफ को मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सारे नॉर्थ की तरफ को मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, तो हम बना लेते हैं। 8 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 केस बनेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आप देखो यहाँ पे आप कौन सा स्टेटमेंट देखोगे जो फिक्स है। अब आप देखो, एन सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो एन जो है वो आपका क्या है? एक एक्सट्रीम एंड में बैठा है, तो यहाँ पे आपके 2 केस बनेंगे। अब आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है, एन सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, यानी कि सेकेंड में बैठा हुआ है, तो इस एंड से एन यहाँ बैठ जाएगा और इस एंड से राइट से एन यहाँ बैठ जाएगा। 2 केस बन गए, केस 1 और केस 2। एक केस जो होगा अभी आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, आप अभी देखेंगे। उसके बाद आप देखो कौन सा स्टेटमेंट आपको लेना है जिसमें एन के बारे में बात की गई हो। आप देखो, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो आप देखो एम कहाँ पे आ जाएगा? एम यहाँ आ जाएगा, 3 लोग यहाँ बैठे हैं, और यहाँ से एम कहाँ पे आ जाएगा? 3 लोग इनके बीच में, एम यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा गया, पी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। पी जो है सेकेंड राइट में बैठा है, तो पी यहाँ आ जाएगा। इसका राइट आपको पता है यहाँ होगा। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट इधर को, राइट इधर को। ठीक है, सारे आपके नॉर्थ फेसिंग हैं। ठीक है, आप खुद को रख के देखना। तो आपको बोला गया पी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, तो पी आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद बोला है एच, और इस केस में पी कहाँ आ जाएगा? एम के सेकेंड राइट में है, तो पी आपका यहाँ आ जाएगा सेकेंड राइट में। उसके बाद है एज मैनी पीपुल सिट टू द राइट ऑफ पी एस टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया उतने लोग बैठे हैं जितना पी के राइट में बैठे हैं, उतने ही लोग आपके एस के राइट में बैठे हैं। अब देखो, पी के राइट में कितने लोग हैं? 0 लोग हैं, तो यानी कि एस के लेफ्ट में आपके कितने आ जाएंगे? 0 लोग आएंगे, तो एस यहाँ आएगा। और इस केस में आप कहोगे पी के राइट में कितने लोग हैं? 1 2 3, तो इसके राइट में भी 3 होने, लेफ्ट में भी 3 होनी चाहिए, तो एस यहाँ पे आ जाएगा इस केस में। ठीक है, ये केस हो गया। उसके बाद आप देखो, एग्जैक्टली 3 पीपल सिट बिटवीन टी एंड एस, और आगे देखो टी और एस के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो पहले केस में टी कहाँ पे आ जाना चाहिए? यहाँ आना चाहिए टी, टी और एस के बीच में 3। दूसरे केस में आपका टी कहाँ आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे यहाँ पे बोला है टी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो टी जो है किसी भी एंड में नहीं बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये केस आपका निरस्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे टी एक्सट्रीम एंड में आ रहा है, तो आपका केस ये बचा है। ठीक है, तो अब आप देखो आगे क्या लिखा है, वाई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स। वाई जो है इमीडिएट राइट में बैठा है, तो कौन सी पोजीशन 2 खाली है? ठीक है, ये पोजीशन खाली है, तो वाई इमीडिएट राइट में है एक्स के, तो यहाँ आ जाएगा। बचे हुए में कौन सा आ जाएगा? वी आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। वी के थर्ड लेफ्ट में कौन है? तो आप देखोगे लेफ्ट इसका इधर है, थर्ड लेफ्ट में आपको वाई नज़र आ रहा है, तो वाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, केस बना के करेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसे किस तरीके से करेंगे। 8 सहकर्मी एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इस तरीके से आपने बना लेना है। 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर हैं, तो लेफ्ट राइट का आपको पता है, यहाँ आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला गया है? ठीक है, ठीक है, आप स्टेटमेंट पढ़े, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड क्यू। इस स्टेटमेंट को अभी ना करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको एल और क्यू के बारे में पता नहीं है। इस स्टेटमेंट में आपका क्या लिखा है, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ के एंड आर। ठीक है, इस स्टेटमेंट में भी अभी छोड़ दें, इस स्टेटमेंट को आप करें, ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, क्योंकि फिक्स स्टेटमेंट है, इसे आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया फिक्स स्टेटमेंट आपको पहले लेना है। तो ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, तो आप कहोगे के अगर यहाँ है तो ओ कहाँ आ जाएगा? सेकेंड राइट में, तो राइट का आपको पता है निशान मैंने बनाया हुआ है, तो आपका ओ कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो कौन सा स्टेटमेंट लोगे जिसमें इनके बारे में बात की गई हो, के और ओ के बारे में इस स्टेटमेंट में बात की गई है, मतलब के या ओ में से किसी एक के बारे में। तो के बारे में बात की गई है, इस स्टेटमेंट को पहले ले। यहाँ पे क्या लिखा है, पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ के एंड आर। पी जो है इमीडिएट नेबर है के और आर का, तो इसका मतलब पी आपका यहाँ पे होना चाहिए
और आर आपका यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो ये पी जो होगा के और आर का इमीडिएट नेबर होगा। समझ में आ गया। उसके बाद आपको ये वाली लाइन लेनी है, एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड क्यू। अब आप देखो एन अगर इमीडिएट नेबर है तो एन तो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे के और ओ का वो इमीडिएट नेबर हो जाएगा। तो एन आपका एल और क्यू का होना है, तो एन आपका यहाँ आएगा। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि एल इस साइड आएगा क्यू इस साइड आएगा, तो हम एक बार सोचेंगे एल यहाँ है, एक बार सोचेंगे क्यू यहाँ है, दूसरा यहाँ पे, ठीक है, एल यहाँ आ सकता है तो क्यू भी आ सकता है, और इसी तरीके से यहाँ पे एल भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे, क्योंकि एल और क्यू का हमें पता नहीं है कि एल क्यू किस साइड है, लेकिन इमीडिएट नेबर है। अब आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट एम पोजिशन। अब कौन सा आपका डेफिनेटली ट्रू होगा एम पोजीशन। अब यहाँ पे आपको पता है एम आपका यहाँ आ जाएगा, ये बचा हुआ स्थान था, एम यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यही बताना है कि कौन सा एम के लिए निश्चित रूप से सत्य है। तो आप देखो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, आप देखोगे एल यहाँ पे है, इससे सेकेंड में है, तो लेकिन ये निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्यू भी तो हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा देखो एग्जैक्टली बिटवीन के एंड ओ, के और ए के बीच में एग्जैक्टली है, के ये है ओ है, तो ये आपका डेफिनेटली सही है, निश्चित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे आपको पता है, आपको बताना है उसी कूट भाषा में काउंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप देखो काउंट मैंने आपको बताया है, काउंट जिस स्टेटमेंट में होगा उसका कोड भी उसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर उसका कोड रिपीट हो रहा है तो वो उसका आंसर नहीं होगा, उसका कोड नहीं होगा। जैसे आपने देखा काउंट इस स्टेटमेंट में, तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। अगर इसका कोड रिपीट हो रहा है तो काउंट भी उस स्टेटमेंट में रिपीट होना चाहिए। आप देखो काउंट यहाँ है, तो एस एन देखो, एस एन और स्टेटमेंट में रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हो सकता है। टी आर देखो, टी आर आपका यहाँ रिपीट हो रहा है पहले, तो टी आर तो नहीं होगा। ओडी हो सकता है, ओडी भी नहीं होगा, क्योंकि ओडी यहाँ रिपीट हो रहा है। यूएम देखो, यूएम यहाँ दोनों स्टेटमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब यूएम भी हो सकता है। तो एसएन भी हो सकता है, यूएम भी हो सकता है, तो यहाँ पे केस क्या आ जाएगा, आइदर एसएन और यूएम। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आपको देखते ही समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया निम्न दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक पढ़ें। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। तो आपको ये कथन दिया गया, ये आपका निष्कर्ष है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या है, डब्लू जो है वो ग्रेटर इक्वल टू है टी से। अब आप देखो डब्लू जो है ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे जब भी हम डब्लू से टी की तरफ जाएंगे, ठीक है, इसका मतलब है कि ये ओपन है, यहाँ से आप डब्लू से टी की तरफ जाएंगे तो आपको इक्वल टू भी मिलना चाहिए साथ में। ठीक है, आप देखो डब्लू इक्वल टू एच है, फिर यहाँ पे इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है, और यहाँ पे इक्वल टू है, और यहाँ आप टी तक पहुँच जा रहे हो, डब्लू से टी तक आप सीधे सीधे पहुँच जा रहे हो और आपको दिख भी रहा है, तो ये आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रही होगी ये बात। ठीक है, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी तभी आपको समझ में आ रही होंगी सीधे सीधे। अब देखो दूसरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज ग्रेटर देन एम। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू, अब देखो सी तो है, सी से एम तक आपको जाना है। अब देखो सी ग्रेटर देन इक्वल टू है, सही है, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ पे लेस देन आ गया, तो यहाँ पे ब्रेक लग गया है, तो लेस देन आ गया तो इसका मतलब ये आगे नहीं जा सकता एम तक, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो इसमें देखो, अब मैंने आपको सीजीएल में भी ये कई बार बताया है कि ये आपका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कई बार पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे देखो जो अल्फ़ाबेट यहाँ यूज हुए हैं वही अल्फ़ाबेट यहाँ है। ठीक है, आप देखो कंपेल को किस तरीके से लिखा गया है, COMPEL को। यहाँ पे मैंने आपको बताया दो केस हो सकते हैं, या तो क्रॉस का या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आप देखो यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया CELMOP, ये आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है लेकिन इंक्रीजिंग वाला। आप देखो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया क्या पैटर्न है। कई बार मैं कोडिंग डिकोडिंग के इतने क्वेश्चन बताए हैं मैंने, हर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में ये पैटर्न तो आ ही जाता है। तो आपको ये पैटर्न अब आपको देखते ही समझ में आ जाने चाहिए। इसी तरह इंग्लिश को आप कर लीजिए, आपको पता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो आप देखो सबसे बड़ा सबसे इसमें छोटा कौन है, ई है, फिर जी है, फिर एच है, फिर आई है, फिर एल है, फिर एन, फिर एस। एस सबसे बड़ा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा पैटर्न है। यही पैटर्न पहला क्वेश्चन में भी आया था जहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर था। तो आप देख सकते हैं दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप गैप ही देख लेंगे सबसे पहले। 86, 74, 62,
54 क्वेश्चन मार्क 42 और 38। आप देखो गैप कितने का है, तो आपको यहाँ पे 6 6 12 का गैप दिखेगा। नेक्स्ट में गैप देखोगे तो आप देखोगे 8 4 12। नेक्स्ट में गैप देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 6 2 8 का है। तो आप देखो 12 12 है, तो हो सकता है आगे 8 8 हो। ठीक है, यहाँ पे आप नेक्स्ट में 8 का गैप करके देखोगे तो 54 में से 8 आप माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 46 आना चाहिए। तो 46 आ गया, ऑप्शन में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप देखोगे 46 से 42 4 का गैप है और 42 से 38 4 का। तो सिंपल है, 12 12 8 8 4 4। तो आप देख सकते हो CBT 2 का पेपर है, लेकिन यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे लिखा गया 1 जनवरी 2000, सॉरी ये क्वेश्चन हिंदी में यहाँ पे पहला वाला रिपीट हो गया है, आप इंग्लिश वाला देखें। तो यहाँ पे बोला है समिता का जो बर्थडे 15 मार्च 2020 को है। ठीक है, समिता का जो बर्थडे है वो 15 मार्च 2020 को है। यहाँ पे लीप ईयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फरवरी के बाद का ही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब ये आपको ध्यान हमेशा रखना है क्योंकि फरवरी की ज़रूरत तब पड़ती, लीप ईयर की ज़रूरत तब पड़ती है हमें जब फरवरी की बात की गई हो, क्योंकि उसमें लीप ईयर में आपके 29 डेज होते हैं। तो 15 मार्च 2020 को संडे है, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, उसके बाद इफ़ हर हस्बैंड बर्थडे वाज ऑन 31 मई 2020 को, अगर उसका जो हस्बैंड है उसका बर्थडे जो है 31 मई 2020 को था, तो उस दिन डे बताना है। तो बस आपको दिन गिन लेने हैं कितने और डेज होते हैं। अब आप देखो 15 मार्च, मार्च जो है 31 जाता है, तो कितने दिन मार्च में बचे, 16 दिन इसमें बचे हैं। उसके बाद मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, तो अप्रैल में आप कहेंगे 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन बचे हुए हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 30 दिन। ठीक है, 30 दिन ये बचे हुए अप्रैल के। फिर उसके बाद मई, मई में 31 दिन है, तो 31 दिन टोटल कितने हो जाएंगे, 6 1 7, 3 3 6 1 7, तो 77 दिन हो गए। तो 77 दिन आपको पता है कि 77 दिन का मतलब क्या है कि 7 को आप 7 से आपको डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही रिपीट होता है। तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरी बार डिविजिबल हो जाएगा, जीरो आएगा, 11 7 77 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आ रहा है तो इसका मतलब आपको जीरो ऐड करना है। तो जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पे संडे आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका 31 मई को भी आपका संडे होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, मैंने आपको पहले ही बताया। आप यहाँ भी सीधे सीधे डिवाइड करके यहाँ पे और डेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखोगे 7 दूनी 14, तो आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 दिन मिलेंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 दिन। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 7 चक्को 28, यहाँ भी 2 दिन मिलेंगे। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 चक्को 28, 3 दिन शेष बचेंगे। तो 3 2 5 2 7 बचे, फिर 7 को फिर से 7 से डिवाइड करोगे तो आपको जीरो रिमाइंडर आएगा। तो जीरो का मतलब यहाँ पे आपको जीरो ऐड करना है, तो ये संडे होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे बोला है, ठीक है, सभी सालसा जैज हैं, सभी सालसा जैज हैं। तो इस तरीके से ये जो सालसा हैं सभी, ये आपके जैज हो गए। उसके बाद आपसे बोला है कोई जैज कथक नहीं है। ठीक है, तो कोई जैज कथक नहीं है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ये आपका कथक हो गया। तो इसमें क्रॉस का निशान, क्योंकि कथक नहीं है। तो यहाँ पे आपका उसके बाद कंक्लूजन क्या है, सम जैज इज सालसा। तो आप देखो सम जैज जो हैं वो आपके क्या हैं, वो आपके सालसा हैं। ठीक है, सारे जो सालसा हैं वो जैज हैं, तो सम आपके जो सम जैज इज सालसा होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट आपका, पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा है नो सालसा इज कथक। तो आप देख सकते हो जैज जो है, नो जैज इज कथक है, तो इसके अंदर जो भी होगा सारा का सारा ये भी आपका नो वाला केस होगा। तो नो सालसा भी, नो सालसा इज कथक होगा, ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपके दोनों कंक्लूजन सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, बोथ द कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, तो सभी को यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, जो भी आपके पूछे गए थे सभी आप क्वेश्चन को खुद से ज़रूर कर रहे हैं। आप एक बार देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे फेज की भी तैयारी करें। ठीक है, तो आपने देख लिए जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन खुद से ज़रूर करने हैं, देखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है, जो टॉपिक में आपको दिक्कत लग रही है, उस टॉपिक को आप खुद से एक बार ज़रूर कर लें उसके क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।